नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए इंडियन ज्योग्राफी की टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसका आज ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, इस सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि दोस्तों आपको उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हैं तो 40 प्लस टेस्ट सीरीज यानी 40 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट 40 यहाँ पे टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं 100 नंबर के। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों लैंग्वेज में दोस्तों, हिंदी अथवा इंग्लिश। और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों विस्तार से समझाया भी गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में दिया गया है। यहाँ पे 100 नंबर के 40 प्लस दोस्तों टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। और जो नया पैटर्न है यूकेट्यूलसी का, उसी के अनुसार ये बनाए गए हैं। तो यदि आप इस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरदारी क्लासेस ऐप का, या आप प्ले स्टोर में जाइए और जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अन्नामुदी कहाँ है दोस्तों? ये है केरल में। केरल का जो इडुक्की और एर्नाकुलम जिला है, उसकी सीमा पर है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पर स्थित है अन्नामुदी पर्वत चोटी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? इस सेकंड सबसे ऊंची चोटी वो है मीसा पुलिमाला। मीसा पुलिमाला ये पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे जो अन्य चोटियां जैसे कोडा चढ़ी, कोडा चढ़ी ये कहाँ है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। ये कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख पर्वत चोटी है। और कोलारी बेटा, तो जो कोलारी बेटा दोस्तों, ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है कोलारी बेटा। और ये नीलगिरी पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी। जबकि नीलगिरी पहाड़ी की जो फर्स्ट यानी प्रथम सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और कोलारी बेटा नीलगिरी पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा और कोलारी बेटा। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुदी। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मीसा पुलिमाला। ये सभी चीज आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कथन 2 है, नर्मदा और ताप्ती नदियां बृहस्पति घाटी से होकर बहती है, इसलिए अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे दोस्तों दोनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी और पेन्नार नदी शामिल है। जबकि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, होकर बहती है। और अधिकांशतः आप प्रायद्वीपीय नदियां देखेंगे तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है, क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे दोनों कथन हो जाएंगे सही आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी, महानदी गोदावरी कृष्णा, उसके बाद है कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, पेन्नार, फिर है स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी। ये प्रमुख नदियां दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, माही, साबरमती, साबरमती और पेरियार। ये महत्वपूर्ण नदियां दोस्तों जो अरब सागर में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो जो निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है दोस्तों उसको लिग्नाइट कहते हैं।
बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन जैसे मैग्नाइट, मैग्नाइट क्या है, ये लोहे का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क है, यानी ये लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क है मैग्नाइट, जो कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अयस्क होता है, जिसमें लगभग 72% शुद्ध लोहा पाया जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम, यह है एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम अयस्क है बॉक्साइट। और लिमोनाइट, तो लिमोनाइट ये भी लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लिपुलेख जो दर्रा है दोस्तों, ये लद्दाख में नहीं है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है लिपुलेख दर्रा, ठीक है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। एक तो ये सम्मिलित नहीं है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, और सिपकेला ये हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज जो नदी होती है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, सिपकेला दर्रे से। तो बाकी तो सभी सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है, केवल वन, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चावल सौल संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो राष्ट्रीय चावल सौल संस्थान है, यह है कटक में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय चावल सौल संस्थान कटक है, कटक कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के कटक में स्थित है राष्ट्रीय चावल सौल संस्थान। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे नहरें दी गई हैं और फिर यहाँ पे नदियां हैं और आपको सम्मिलित करना है। ऊपरी बारी दोआब नहर, ये कहाँ है दोस्तों, ये है रावी नदी पर। सरहिंद नहर, ये है सतलुज नदी पर। गुड़गांव नहर किस नदी पर है, यमुना नदी पर है। और इंदिरा गांधी नहर है सतलुज, रावी और ब्यास नदी पर। ए का 4, बी का 1, सी का 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे सिमलीपाल जीव मंडल निचय स्थित है। सिमलीपाल जीव मंडल निचय दोस्तों ये है उड़ीसा में, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये एक टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल जीव मंडल निचय, और ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए क्या है दोस्तों, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण आ रहा है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अभिकथन ए है वो है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तो सर्दी के मौसम में भारत में वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, एक यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती है, जो व्यापारिक पवनी चलती है, शुष्क होती है, और इनके कारण सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। अगर हम भारत की इसे देखें तो इस प्रकार है भारत, ठीक है, ये भारत है। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये अरब सागर है, अरब सागर, ये इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी। तो सर्दी के मौसम की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन में होता है, यानी जो ये क्षेत्र है ये ठंडा क्षेत्र है भारत का, इस समय काफी ठंडा है यहाँ पे। और यहाँ पे वायुदाब बढ़ जाता है, यानी दाब यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके मुकाबले, समुद्र के मुकाबले यहाँ पे जो दाब होता है वो कम होता है। जब यहाँ पे वायुदाब अधिक है और यहाँ पे वायुदाब कम है, तो जो पवनें होंगी वो क्या होंगी, समुद्र की ओर आएंगी। जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती है वो समुद्र की ओर आ जाती है, इस प्रकार से बहने लग जाती है। और ये जो पवनें होती है दोस्तों, ये शुष्क होती है, और इसी कारण सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी नमी नहीं रहती इन पवनों में। अगर इनमें नमी होती तो भारत में उस समय वर्षा होती, लेकिन इनमें नमी नहीं रहती है, इसलिए ये शुष्क रहती है। तो इसलिए भारत का अधिकांश भाग भी शुष्क रहता है सर्दी के मौसम में। केवल कुछ भागों जैसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है,
और कुछ भागों में लौटते मानसून के कारण वर्षा हो सकती है, लेकिन अधिकांश भाग शुष्क रहता है। तो शुष्क क्यों रहता है? क्योंकि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं होती है, जो समुद्र की ओर चलती हैं, क्या होती हैं? शुष्क रहती हैं। इन्हीं कारण से अधिकांश भाग भी शुष्क रहता है भारत का। चलिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी? इसमें जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बहने वाली नदी है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी नदी है दोस्तों, वो है महानदी। का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे जलप्रपात दिए गए हैं और ये राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा जलप्रपात कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तुलिया जलप्रपात, तो ये दोस्तों चंबल नदी पर है राजस्थान में। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये कौन सी नदी पर है? एक बार नदी भी एग्जाम में पूछी जाती है, इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर। हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों झारखंड में, और ये कौन सी नदी पर है? ये है रेखा नदी पर। रेखा नदी पर है हुंडरू, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात ये है गोवा में, और गोवा में कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 है, बी का 4, 3 4, फिर है 1 और 2, और 1 2, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? केबुल लामजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान है, यह है लोकटक झील। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। और ये लोकटक झील का है दोस्तों? ये है मणिपुर में, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जहाँ पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कैसा है? तैरता राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क या तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है लोकटक झील पर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम अरब सागर में होता है, और कथन 2 है यह उत्तरी राजस्थान में मावट कहलाता है, जो खरीफ की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, एक तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है भूमध्य सागर से, न कि अरब सागर से। भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है, तो ये कथन तो गलत है। और जब इसका उद्गम भूमध्य सागर से होता है, तो ये पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा भारत में प्रवेश करता है, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में ये शीतकालीन वर्षा करता है, और इसको राजस्थान में मावट कहते हैं। लेकिन अब देखो, शीतकाल में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो होती है रब्बी की फसल। ये रब्बी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, खरीफ की फसल के लिए नहीं। तो यहाँ पे खरीफ की फसल दिया गया है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ पे डी है, न तो एक और न ही दो। गंडक नदी निम्न में से इस एक नदी तंत्र से संबंध है? तो गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक, जैसे गंगा से यहाँ पे आपको याद रखना है गंगा। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। का ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। गंडक नदी ये गंगा की सहायक नदी है। अगर हम अन्य नदियों की बात करें, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे तीस्ता, मानस, कामेग, सुबनसिरी, और सिंधु नदी की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो पंच नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे घाटियां दी गई हैं और उनकी, यहाँ पे जो कुल्लू घाटी है दोस्तों, कुल्लू घाटी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कई बार आपने सुना होगा, कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में। कम्बम घाटी ये है तमिलनाडु में।
और शांत घाटी है दोस्तों केरल में। तो यहाँ पे 2, फिर इसका है 4, 2 4 1 3, इसका डी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। लगभग 74 से लेकर 75% जो भारत में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? ये जल के द्वारा या नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उसके द्वारा जो मृदा बनती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसकी जल धारण क्षमता उत्कृष्ट होती है और धान की खेती के लिए क्या चाहिए? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जलोढ़ मृदा ये धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है और दीपोर बिल असम में है। कथन 2 है वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य और वेदांत वेल पक्षी अभ्यारण्य केरल के रामसर स्थल है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। जो वधवाना आर्द्रभूमि है दोस्तों ये गुजरात में है और दीपोर बिल ये असम में है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो वेलोर पक्षी अभ्यारण्य है और वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, न कि केरल में, इसलिए ये कथन असत्य है। केरल में कौन से यहाँ पे रामसर स्थल है? जैसे अष्टमुति हो गया, सस्थम कोटा, वेमनाड, ये केरल में है। तमिलनाडु में है वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य और वेदांतंगल। यहाँ पे केवल 1 सही है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत के राज्य क्षेत्र का ये सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है ये? ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्य क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम ये बिंदु है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये परियोजना है यहाँ पे और ये राज्य है। शिव समुद्रम परियोजना ये कहाँ है? ये आपकी कर्नाटक में कावेरी नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर है ये? कावेरी नदी पर। पोचमपद परियोजना ये है गोदावरी नदी पर है और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य में स्थित है पोचमपद परियोजना और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है गोदावरी में, गोदावरी। उसके बाद इडुक्की या पेरियार परियोजना ये दोस्तों केरल में और ये केरल में कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर। और फिर है यहाँ पे पवना परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर है? ये है पवना नदी पर, पवना नदी पर। ए का 2, ए का हो गया 4 और सी का हो गया 1, 2 4 1 3 यानी इसका सटीक आंसर है ए 2 4 1 3 यानी ए इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जूट उत्पन्न करता है? सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर।